सर मैं एक क्वेश्चन बोलो। सर वो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन मत पूछो अभी तो। मतलब छोटा सा बेसिक है। अच्छा पूछो चलो। सर जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, उसको मैंने काट लिया, कट कर दिया बीच में से, ठीक है। कर दिया, हाँ तो उसकी पार्ट भी हाफ हो जाएगी। डिपेंड करता है आपने कैसे कट किया है। वर्टिकली कट किया मैंने। मतलब एक कन्वेक्स लेंस को अगर आपने इस तरह से कट किया है तो पावर हाफ हो जाएगी, और अगर इस तरह से कट किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर पे। आई बात समझ में? ऐसा क्यों हुआ ये पता चला आपको? लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर ऐसे कट करोगे तो आपने जो लेंस की एक तरफ की रेडियस चेंज कर दी, समझ रहे हो, तो पावर चेंज हो जाएगी। जबकि ऐसे कट करोगे तो अभी भी ये लेंस की दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है जो पहले थी, ओके, तो पावर चेंज नहीं होगी। आगे बढ़ो, इसको लिख लिया तुम लोगों ने बच्चों? यस यस नो बोला करो तुरंत, ठीक है। हाँ ओके। तो करंट जब फ्लो होता है किसी वायर में तो इट फॉलोज अ बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या है? अच्छा, कई बार एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रह जाता है कि सब तीन चीजों की बात होती है। एक होते हैं कंडक्टर्स, ज्यादातर जो मेटल्स है वो कंडक्टर्स है। दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और तीसरे होते हैं इंसुलेटर्स। ओके, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स में बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके अंदर करंट इजीली फ्लो होता है, चार्ज इजीली ट्रांसफर होता है। सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इंक्रीज्ड। अगर उनको हीट करो, उनको सनलाइट में रखो, तो उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जा सकते हैं, इंक्रीज किए जा सकते हैं। और इंसुलेटर्स के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस चैप्टर में हम लोग बार बार एक टर्म पढ़ते हैं रेजिस्टर। तो बच्चों रेजिस्टर इनमें से कौन से होते हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स? क्या लगता है आपको? बताओ, रेजिस्टर कौन से होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं? इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर होते तो बार बार हम सर्किट में रेजिस्टर क्यों लगाते होते? बच्चों ये तीनों ही रेजिस्टर्स है। कंडक्टर की और हर एक रेजिस्टर की क्या होती है? एक रेजिस्टेंस। कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, पर होते ये तीनों ही रेजिस्टर्स हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? याद रहेगी, रेजिस्टर्स, ठीक है। और ये सभी रेजिस्टर्स होते हैं और हर एक रेजिस्टर की एक रेजिस्टेंस होती है, ओके। और वो रेजिस्टेंस बच्चों दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो किस मटेरियल का बना है, आयरन का बना है, कोबाल्ट का बना है, वुड का बना है, प्लास्टिक का बना है। दूसरा उसकी शेप एंड साइज कितना है, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, वाइड, स्मॉल, समझ रहे हो? तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मटेरियल और शेप और कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली डिपेंड करती है। तो जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों रेजिस्टिविटी, और शेप एंड साइज में लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया मैटर करता है। तो चूंकि सारे टर्म्स एक जैसे हैं ना, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बी क्लियर, ये तीनों रेजिस्टर होते हैं, हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर और शेप और साइज पर। मटेरियल की, हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? और जो रेजिस्टर्स होते हैं इनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें आपको 10th क्लास में बताई गई होंगी, कुछ हो सकता है आप भूल गए। तो प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग एनीथिंग अबाउट इट। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अगर पता है तो अच्छी बात है, छोड़ सकते हो। डन, हटा दो इसको। ओके, ठीक है। तो हमें रेजिस्टर्स की बात करनी है इस चैप्टर में, और रेजिस्टर 3 तरह के हो सकते हैं। हालांकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से, हमको तो बस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। कम है तो ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, ज्यादा है तो कम करंट फ्लो होगा। कैसे पता? पहली हेडिंग डालो चैप्टर की, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? अगर किसी रेजिस्टर को, कोई भी हो सकता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, बस हमें क्या पता होनी चाहिए? उसकी रेजिस्टेंस। अगर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था कैसे अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी कनेक्ट करके। अगर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बच्चों, यानी उसके अक्रॉस सबसे सिंपल एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो उसमें से करंट फ्लो होता है, उसमें से शुड आई से चार्ज फ्लो होता है और करंट उसमें सेटअप हो जाता है। पर ज्यादातर हम लोग बोलते हैं करंट फ्लो होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। फ्लो तो चार्ज ही होता है, हम लोग उसको करंट फ्लो बोल देते हैं। तो अगर किसी रेजिस्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी के बच्चों होते हैं 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। मैंने क्या समझाया था? पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, उस पर बड़े सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है, उस पर बड़े सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर हाई पोटेंशियल मेंटेन किए हुए हैं, मतलब अगर इनमें से किसी को भी फ्री छोड़ोगे तो भाग के तुरंत किधर जाना चाहेगा? लो पोटेंशियल की तरफ। इस दुनिया में हाई पोटेंशियल पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, जब भी उसे फ्री छोड़ोगे किधर भागना चाहेगा? लो पोटेंशियल की तरफ। हमेशा इसको इस हिल और वैली वाले डायग्राम से याद रखो। हाई पोटेंशियल से कोई किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ोगे, वो किधर भागेगा? लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए ही बताते हैं, हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे ही बैटरी को आपने एक वायर से दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज यहां से भागेगा और भाग के किस तरफ जाएगा? टुवर्ड लो पोटेंशियल प्लेट की तरफ। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट आई। तो ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल है, और वो बोलता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के जो कांस्टेंट आया, वो होता है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो ओम्स लॉ सिंपल वर्ड्स में आपको क्या याद रखना है? V इज इक्वल टू IR, जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्लास 10th में पढ़ा देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। दूसरी चीज, ये जो R रेजिस्टेंस है, ये किस पर डिपेंड करती है? ये रेजिस्टर हम बच्चों, ये सिंबल होता है इसका, एक्चुअल में क्या होता है? ये छोटा सा सिलेंडर हो सकता है किसी मटेरियल का। ये रेजिस्टर एक्चुअल में क्या होता है? एक छोटा सा सिलेंडर। लिख देता हूं ना यहाँ पर। वो जो सिंबल है वो बस एक सिंबल है दिखाने के लिए, एक्चुअल में एक छोटा सा सिलेंडर हो सकता है ये, और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और इसकी एक लेंथ होगी, और इसका एक मटेरियल होगा। और हर एक मटेरियल की क्या होती है? रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, एंड आई होप ये भी आपको पहले से याद होगा। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये एरिया बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है,
अगर कल को इसकी रेडियस गिवन आ जाए तो एरिया कितना लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। अगर सिलेंडर की जगह कोई क्यूबिकल बना दे और इसकी साइड लेंथ गिवन हो जाए ए और ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लोगे? ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर कोई ज्यादा ही इनोवेटिव हो जाए, प्रिज्म बना दे इस तरह से, इस शेप का, तो भी छोड़ के मत आना। इसकी साइड लेंथ गिवन होगी ए और लेंथ गिवन होगी ए। कोई बताएगा मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है अगर साइड लेंथ पता हो स्मॉल ए? किसी को याद है कितना? वेरी गुड, √3/4 तो 99% रजिस्टर सिलेंड्रिकल होगा, पर अगर कोई क्यूबॉइड बना दे या प्रिज्म बना दे तो भी आप उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। प्लीज राइट इट डाउन ऑल्सो। हो गया? अच्छा देखो, ओम्स लॉ आया हमारा V इज इक्वल टू IR। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हुआ, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस इधर से उधर भागे, इसको हटा दो ना। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि बैटरी से चार्जेस भागे और भाग के सिस्टम में गए और तब सिस्टम में करंट जनरेट हुआ, जबकि ऐसा एग्जैक्टली ट्रू नहीं। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी किसी रजिस्टर से, तो बैटरी क्या करती है? बैटरी इस रजिस्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देती है। क्या जनरेट कर देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दो पॉइंट्स के बीच, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा जा सकता है? VA माइनस VB की वैल्यू लिख सकते हैं E.dr। अब शालिनी तुमने लास्ट चैप्टर नहीं अटेंड किया था तो हो सकता है तुम्हें ये ना पता हो, तो ऐसे समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है E.dr का इंटीग्रेशन A से B यानी E.ab वेक्टर। थोड़ा सोचना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, और ए बी हो गया यहां से वहां तक की लेंथ यानी मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम यानी हो गया जूल पर कूलम। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट वोल्ट विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बट चूंकि तुमने नहीं अटेंड की है तो कोई बात नहीं, अगर ये चीज नहीं भी समझ में आती है तो अभी के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारा कवर अप कराऊंगा। एनीवे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या? ये डिस्टेंस बच्चों L लेके चल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किसके बराबर लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू L। ओके, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू जितनी लेंथ में है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ओम्स लॉ ने बोला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं? IR इज इक्वल टू E इनटू L। तुम बोलोगे सर कर क्या रहे हो आप? एक सेकेंड रुकना, इस रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? ρL/A। अब कुछ करने लग गई चीजें, इसे काटो। इससे क्या बना? इधर देखो ध्यान से, ये बना I/A इज इक्वल टू 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक। बच्चों करंट पर यूनिट एरिया को हमने एक और नई क्वांटिटी नाम दी है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कोई पूछे तो क्या होता है? एकदम से दिमाग में आता है डेंसिटी मतलब समथिंग पर यूनिट वॉल्यूम, पर हमेशा वॉल्यूम डेंसिटी ही नहीं होती है, सरफेस डेंसिटी भी होती है सिग्मा, लीनियर चार्ज की डेंसिटी भी होती है लैम्डा। करंट डेंसिटी क्या याद रखनी है? करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, तो इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। दूसरा, इधर ध्यान से देखना बच्चे, ये है 1 रेजिस्टिविटी। ये दो चीजें और याद रखनी है। अगर रेजिस्टेंस को उल्टा करें 1 रेजिस्टेंस, तो वो बनता है कंडक्टेंस। ये दिख रहा है ना सबको क्लियर? 1 रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस। 1/R इज इक्वल टू कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर,
और दूसरा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, नाम से ही समझ जाओ, इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। 1/ρ इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी को ज्यादातर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर 1/ρ को लिख देंगे सिग्मा, और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या बना दिए भाई, है तो ये भी ओम्स लॉ ही, उसी से डिराइव हुआ है। इसको बोल देंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। समझ में आई बात? ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी आपको आनी चाहिए, किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका यूज आ सकता है। कंडक्टर में, रेजिस्टर में बैटरी क्या जनरेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वजह से चार्जेस पर लगता है फोर्स और वो भागते हैं तो करंट फ्लो होता है। पूरा लॉजिक दिमाग में बैठ गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा इस पे, किसी भी तरह घुमा के पूछेंगे, हालांकि मैं लिखाने की कोशिश करूंगा जब टॉपिक खत्म होगा। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं नोट डाउन करो इसको। लिख लिया बच्चों इसको? हटा दो इसको। डन। तो करंट की वजह क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है? चार्जेस पर फोर्स लगता है तो वो भागते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये जो चार्जेस रन करते हैं तो इनकी दो तरह की वेलोसिटी होती है बच्चों। दो तरह की वेलोसिटी से मेरा मतलब है, हेडिंग डालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो दो तरह की वेलोसिटी से मेरा मतलब है बच्चों कि एक तो ये चार्जेस का रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन मतलब बहुत हाई वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे भाग रहे हैं, और वो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की किस रेंज में होती है? 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बैटरी ने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट किया बैटरी ने, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस के मोशन में, इस जो एकदम रैंडम सा मोशन दिख रहा है, इसमें इन सब की वेलोसिटी का अगर एक्सपोनेंट देखा जाए तो वो एवरेज आउट करके कितना आता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ सर? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसमें दोबारा बोल दो। एक सेकेंड, अभी ठीक है? अभी एकदम क्लियर है आवाज? पक्का? मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, दो तरह से सोच सकते हैं हम। एक तो अटरली रैंडम मोशन होता है, जो कि उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उनके टेम्परेचर की वजह से होता है। तो जो रैंडम मोशन होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई होती है, और वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? वो उनके टेम्परेचर, जो सॉलिड है इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बहुत हाई वैल्यू होती है इस वेलोसिटी की, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत हाई नंबर है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸। समझ में आई बात? तो ये बहुत हाई वेलोसिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी कैसी है? अटरली रैंडम। जितने आगे जा रहे हैं उतने ही पीछे जा रहे हैं, उतने ही ऊपर जा रहे हैं, उतने ही नीचे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है। ओके, चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं है इन वेलोसिटी की वजह से। जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पीछे जाएगा पर सेकंड, उतना ही आगे जाएगा, और कोई मोशन नहीं है चार्ज का। इनकी वजह से करंट नहीं जनरेट होता। करंट किसकी वजह से होता है? जब आपने बैटरी लगाई और बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। एक्चुअली अंदर ड्रॉ करना चाहिए था, बाहर दिखा रहा हूं ताकि अंदर दिखा सकूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी आ गई। और वो जो डायरेक्शनल मोशन है, कौन सा मोशन है? डायरेक्शनल मोशन। उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही छोटी होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है, 10⁻²-3 की रेंज में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो करंट फ्लो होता है वो
तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रैंडम मोशन की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। क्या ये बात आई समझ में? ओके, अच्छा, अब बात ये है कि फिर करंट इस पर कितना डिपेंड करता है, कैसे इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में निकाली जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, इसमें से चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें से पर सेकंड कितना चार्ज मूव करेगा, इस सर्किट में उतना ही करंट होगा। फिर से बोलूं, पर सेकंड जितना इसमें से चार्ज फ्लो करेगा उतना ही करंट होगा इस सर्किट में, क्योंकि करंट की क्या वैल्यू थी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, क्यू कितना होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या ये बात भी समझ में आती है? एन क्या बना दिया मैंने, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं इसको हटा दूं। यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो जरा, तुम्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, 1 और 2। ओके, ये एन वगैरह को डिफाइन करना पड़ेगा वरना आप भूल जाओगे तुरंत ये क्या लिखा था सर ने। यहां पे लिख देता हूं, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से पास कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मुझे चाहिए स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है? एन बाई वी। इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो कैपिटल एन को लिख सकते हैं बच्चों स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? जो इसमें से पास करेगा। ओके, एन इंटू वी इंटू ई बाई टी। देखते रहना बच्चों, ये कौन सा है, ये क्या है, वी है वॉल्यूम, टू ई इंटू टी। और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए इंटू जितना वॉल्यूम पास कर गया उसकी लेंथ मान लेते हैं एक्स। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्स इंटू ई बाई टी। बच्चों यहीं पर बात खत्म होती है। x अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दिस केस। फॉर्मूला आया NEAVD। अगर तुम्हें पहले से पता था तो चलो मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया, और नहीं पता था तो अब सीख लेना। एनी हाउ तुमको ये फॉर्मूला एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। करंट कितना होता है? NEAVD। और इनमें N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अगर वो भी क्लियर है तो चलेगा। प्रूफ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंफ्यूज मत होना। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती है, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है? 1000 करोड़, नहीं एक्चुअली 100 करोड़, पर एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो उस एरिया का नंबर ऑफ पीपल डिवाइड बाय वहां का एरिया। यहां हम 3D वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। आ रही बात समझ? ओके, ये तो याद रखना ही है, इसका भाई भी याद रखना है। इसका भाई मतलब हटा दो इसको, ये लिख लिया। इसका भाई मतलब I इज इक्वल टू होगा NEAVD, और J करंट डेंसिटी कैसे बताया था? करंट पर यूनिट एरिया, तो वो होगा NE। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट एक स्केलर। ओके, करंट डेंसिटी को हम वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में लिखेंगे। करंट इटसेल्फ इज अ स्केलर। बस एक और चीज बतानी है, हो गया ना, ये लिख लिया ना यहाँ तक। एक चीज और बतानी है, वो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो समझने की कोशिश करना बच्चों। एक क्वांटिटी होती है लैम्डा, जिसको बोलते हैं मीन फ्री
पाथ। इसका नाम सुना है सबने, क्या होता है मीन फ्री पाथ? ये होती है एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन्स। मीन फ्री पाथ कौन सी लेंथ है? एवरेज इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर पाता है बिफोर उसका फिर से कोलिजन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे कोलिजन हो रहे होते हैं अंदर। तो एक बात को समझना कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत हाई है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। कितनी वेलोसिटी है? वी से रिप्रेजेंट करी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, वैल्यू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की रेंज में जाती है। ओके, तो अगर वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो मीन फ्री पाथ इसको कवर करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और उसकी क्या वैल्यू आएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स दो कोलिजन के बीच? लैम्डा डिवाइड बाय स्पीड कितनी है? एक्चुअल स्पीड वी। ओके, तो दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। हर एक इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम मिल रहा है बिफोर उसका कोलिजन हो जाए। बार बार कोलिजन हो रहा है। जब भी कोलिजन हो रहा है उसका मोशन बिल्कुल रैंडमाइज हो जा रहा है, लेकिन कोलिजन्स के बीच में उस पे कौन एक्ट कर रहा है? कोलिजन्स के बीच में उस पे कौन एक्ट कर रहा है? वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसने लगाया बच्चों? वो बैटरी ने जो लगाया है। ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, थ्योरेटिकल है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, बार बार उनका कोलिजन हो रहा है, पर उन कोलिजन्स के बीच में इतना टाइम उसको मिलता है क्या करने के लिए? रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको थोड़ा डायरेक्शनल मोड़ सके। मतलब अगर वो इधर जा रहा है तो हल्का सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक डायरेक्शनल मूवमेंट दे पाए। तो इस छोटे से टाइम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको थोड़ा अपनी डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश करेगा। तो एक चीज समझना कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, पर उनका डायरेक्शनल मोशन कितना है? डायरेक्शनल मोशन नहीं होता, बिल्कुल रैंडम मोशन होता। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स होगा F = QE, जो कि इस केस में होगा EE। ये समझ में आती है बात? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। अगर फोर्स लगाएगा तो उनका कुछ एक्सेलरेशन आएगा डायरेक्शनल। वो एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन मास। तो वो कितना हो गया? E/m। तो बच्चों वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एकदम रैंडम है, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनका एक डायरेक्शनल एक्सेलरेशन आ गया, जिसकी वजह से कुछ वेलोसिटी आएगी डायरेक्शनल। कितनी आएगी? v = u + at। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए 0 प्लस क्या करूं? at लिख दूं, E/m × टाउ। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इतने से इतनी हो गई इस डायरेक्शन में। ओके, डायरेक्शन। इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली इतनी थी, फाइनली इतनी हो गई। एवरेज होता है बच्चों u + v/2। आ गया τ/2n। ध्यान से देखते रहना। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम था, उनके ऊपर फील्ड लगा, फील्ड ने उनको एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन ने उनको डायरेक्शनल वेलोसिटी दी, और डायरेक्शनल वेलोसिटी का एवरेज आया इतना। बच्चों यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है ये इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और अच्छे से लिखूं इसका फॉर्मूला, तो इस टाउ की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर सकता हूं। देखोगे आएगा E/2m, टाउ की वैल्यू λ/v। ये बड़े ही अजीब सी चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी एक्चुअल वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं उनका डायरेक्शनल मोशन उतना कम है। क्या ये बात समझ में आई सबको? जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं उनका डायरेक्शनल मोशन उतना कम है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जब मेट्रो का गेट खुलता है तो लोग बहुत तेजी से मूव करने की कोशिश करते हैं, पर पूरी भीड़ का डायरेक्शनल मोशन बहुत स्लो होता है। ओके, पूरी भीड़ का डायरेक्शनल मोशन बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि उनका रैंडम मोशन होता है, एक दूसरे के मोशन को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन्स की अपनी वेलोसिटी ज्यादा है, रैंडमनेस उतनी ज्यादा है। रैंडमनेस ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे। रिलैक्स नहीं करेंगे तो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में या नहीं? इसको नोट डाउन करो पूरे को
और फिर मैं बताता हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। लिख लिया बच्चों? हटा दें इसको? सर अभी लिख रहे हैं, अभी सर नीचे का आप हटा दें। बच्चों इस मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आया था लास्ट ईयर नीट, यहाँ से सब शुरू होता है डेरिवेशन। अगर इसका फॉर्मूला पता है तो इनमें से किसी का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर। समझना, इसमें डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बाकी दोनों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना छोटा होगा मीन, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना छोटा। अब बताऊं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और तुम्हें क्या ध्यान, हटा दूं ना? लिख लिया ना बच्चों? तो क्या होगा, मतलब ऐसे मत। वाला क्या बोला आपने? मैंने ये बोला जो मीन फ्री पाथ होता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी रखना है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और डी क्या है? डायमीटर ऑफ। जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उतना कोलिजन उसके जल्दी जल्दी होंगे, मीन फ्री पाथ उतना छोटा होगा। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतना मीन फ्री पाथ छोटा होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन। थ्योरी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ड्रिफ्ट जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये ध्यान रखें। और जो रिलैक्सेशन टाइम था वो कितना था? पाथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी बच्चों वो क्या आई थी? फॉर्मूला, चलो हाँ तुम फॉर्मूला भी लिख सकते हो खुद। मैंने कैसे याद कर रखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज, वी एवरेज कितना आया था? प्लस v बाई, वेलोसिटी कितनी आई थी? u प्लस 8/2। एक्सेलरेशन कितना था? फोर्स अपॉन मास। टाइम कितना था? वो लैम्डा बाई, मतलब ये याद मुझे एज ए स्टूडेंट होते ही नहीं थे। अगर मैंने तुम्हें कभी बताया हो कि फॉर्मूले तो याद होते ही नहीं, तो मुझे ये डेरिवेशन ही याद था एक लाइन पर। हाँ, उससे मुझे क्या पता चल जाता था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वेलोसिटी के। तो उससे मुझे पता चल जाता था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों किसके? रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबली इस डायरेक्शन में होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे इस पे क्या असर पड़ता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो बच्चों एक्चुअल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है। करंट क्या होता है? NEAVD। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो करंट डिक्रीज होगा। ओके, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब सिस्टम की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज। इनमें से कोई भी पूछा जाए तो आपको आंसर देना आना है। अगर आप रट सकते हो तो रट लो, नहीं तो समझ कि बहुत सारे हैं तो रटोगे तो गलती होने। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई। और ये है कंडक्टर्स के लिए। बोले सर इतनी थ्योरी की है और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये वर्क नहीं करेगा। कोई बता सकता है क्यों नहीं करेगा? कंडक्टर्स के लिए हम जब समझाते हैं तो इस तरह से बोल देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेंडमनेस बढ़ गई, बड़े सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, टेम्परेचर बढ़ा तो रेंडमनेस बढ़ गई, रेंडमनेस बढ़ गई तो डायरेक्शनल मोशन कम हो गया, करंट कम हो गया। ओके, ये किसके लिए चलेगा? कंडक्टर्स के लिए। इंसुलेटर्स के लिए बोले उसमें तो रेंडमनेस थी ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और उनसे करंट फ्लो हुआ। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी पर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आई बात समझ में या नहीं? इसको लिखा देते हैं अभी, पहले इसको लिख लो फिर बोलते हैं। अगर लॉजिक दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने 7 महीने बाद जब आप एग्जाम दे रहे होगे लॉजिक याद रह जाएगा, ये सब याद नहीं। इंसुलेटर के लिए क्या होगा? अभी बोलता हूँ, पहले इसको लिख लिया, एक नोट डाल के लिखो, उस नोट को पढ़ लोगे एंड में तो सारे चीजें याद रहे। नोट में लिखो फॉर कंडक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लेना। ज्यादातर मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स। फॉर कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स, द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज, the increase in temperature will cause increase in randomness, of free electrons, which will decrease the current, thereby increases
the resistance, thereby increases the resistance. एक लाइन छोड़ के लिखना बच्चों, for semiconductors and insulators, the increase in temperature creates a lot of free electrons. Hence, the factor of randomness can be neglected. In other words, their resistance. आगे बात समझ में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आए कम से कम, तो अब करंट का फ्लो शुरू तो होगा, इंक्रीज होगा। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस घटती है टेम्परेचर के साथ, और कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस के साथ घटती है, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्यों घटती है? रेजिस्टेंस कम इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनकी रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फैक्टर मैटर नहीं करता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जो टेम्परेचर बढ़ा उसमें। आई थिंक आ गई बात समझ में, अब कर लोगे तुम, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बड़े इजीली याद रखने का। सही हटा दूं इसको, बड़ी जल्दी हो गया, क्लास में इतना ही पढ़ाने में मेरे 2 घंटे निकले क्लास में, पर हाँ इसके आगे मैंने आज नहीं पढ़ाया, खत्म करेंगे, क्योंकि आई वुड प्रेफर कि मैं ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन के एक दिन नेक्स्ट, क्यों, पर उससे ऑनलाइन क्लास बहुत बेटर होती है अगर मैं ऑफलाइन क्लास के एक दिन पता होता है एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे करेंगे। शालिनी, आप कल भी ऑनलाइन ही अटेंड करोगे? सर कल मैं 11:30 बजे तक ही अटेंड कर पाऊंगी, मतलब 10 से 11:30। मैं आ जाऊंगी कल। ओके बच्चों, आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज तो बेसिक पहला ही लेक्चर था तो ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, थ्योरी की बात करते रहे। कल से हम लोग रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल और सब सर्किट वाला पूरा जो कैपेसिटर में किया वो वापस से रेजिस्टर में करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर इजी लगेगा क्योंकि कैपेसिटर में ऑलरेडी हम कर चुके हैं सारे काम। और सी यू टुमारो। हाँ बोलो। सर मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो छूटा हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और